हम नहीं कराएंगे उसको, नमक का खेती नहीं कराएंगे। भाव बढ़ जाएगा तो नमक का खेती हम ही करेंगे, बच्चे को नहीं कराएंगे। भारत के नमक उत्पादन का 76% योगदान करने वाला राज्य गुजरात। यहाँ के नमक ने पिछले 2 दशक में भारत की रसोई से निकलकर दुनिया के कोने कोने में विभिन्न प्रकार की उत्पादन क्रिया में अपनी जगह बनाई है। और इसी पश्चिमी भारत के गुजरात राज्य में बसा हुआ कच्छ भारतीय नमक उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जहाँ इस क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योगपतियों ने नमक के व्यवसाय में बुलंदियों को छुआ है, वहीं एक पिछड़ा हुआ समुदाय है जिसे अगरिया कहा जाता है। इनका योगदान यहाँ के नमक उत्पादन में सदियों पुराना है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक उभरते हुए उद्योग के पिछड़े हुए समुदाय से आने वाले ये अगरिया पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से अपनी उम्र को नमक की खेती में सेकते हुए इस तरह ओझल हो गए हैं जैसे नमक पानी में देखते देखते ओझल हो जाता है। एक समय में रन के नमक उत्पादन की जीवन रेखा माने जाने वाली ये अगरिया समुदाय अब मात्र 3,500 परिवार में सीमित होकर रह गई है। ये देखो, इसमें 800 टन हुआ है मीठा। 10 एकड़ का प्लॉट होता है, इसमें 800 टन। इसमें 4 आदमी होते हैं, पानी देने वाले, खंपारा चलाना पड़ता है, फिर उसको बाहर निकालना पड़ता है। ये मोटर है, पंप मोटर, ये यहाँ से पानी जाता है उधर, गामड़ा बांधा हुआ है, ऐसा घूम घूम के 22 डिग्री होता है इसमें, फिर इसमें चार्ज करते हैं, इसमें बाद में नमक निकलता है। यहाँ का भूजल समुद्री जल के मुकाबले 10 गुना अधिक नमकीन होता है। इस भूजल को नलकूपों से निकाला जाता है और उसके बाद उस पानी को 25 गुना 25 मीटर के छोटे छोटे खेतों में भर दिया जाता है। जब सूरज की किरणें इस पानी पर पड़ती है तो यह धीरे धीरे सफेद नमक में तब्दील हो जाता है। मैं और मेरे दादा परदादा यही काम सदियों से मीठे नमक का करते आ रहे हैं। और मेरे पापा वो भी नमक का ही काम करते थे। क्या कुछ है, अभी काम करना ही पड़ता है खेती का, ये बच्चे के लिए, पेट के लिए। ये मेरा उम्र ही इधर है, नमक में निकल गया है। 10 एकड़ की जमीन पर 4 अगरिया किसान सामाजिक सुविधाओं से कोसों दूर सारा दिन मेहनत कर बस 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। The salt farmers live without the basic amenities, and their kids learn in small tin and mud sheds. Though the government runs 15 makeshift schools in the barren desert area as part of Sarva Shiksha Abhiyan, they lack the basic supplies. Agaria Hitrakshak Manch, an NGO this year, took an initiative to bring e-learning to this remote region. मोदी सरकार ने सब सहायता दी हुई है और उसके पगार भी देते हैं। टीचर पढ़ाने के लिए आते हैं तो उनको भी पगार मिलती है और बच्चों को पढ़ाती है। कच्छ के नमक खाद्यान्न में काम करते समय यह अगरिया समाज के बाकी हिस्से से अलग ही जीते हैं। इस परिणाम स्वरूप हाल के वर्षों में सरकार, गैर सरकारी संगठन और विभिन्न कार्यकर्ताओं ने उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मेडिकल सेवा की पहुंच सुनिश्चित कराने और उनके बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करने का काम किया है। ये भाव पे पूरा रेपर ये बैठा देता है भाव, कोई डायरेक्ट माल लेने के लिए नहीं आता है हमारे पास, दलाल रखता है। हम लोग अगरिया है, हम लोग की नमक पकाते हैं और हमारे से 25 टके में ले जाते हैं और 125 टके में बेचते हैं। हम आगे नहीं पहुंच पाते हैं। 60 रुपया टन पे वैसा हूँ माल। 12 मार्च 1930 को आरंभ किया हुआ महात्मा गांधी का दांडी मार्च
अंग्रेजों द्वारा नमक पे लगाए अनुचित कर के खिलाफ एक आंदोलन था, जिसमें लाखों लोगों ने सामूहिक तौर पे हिस्सा लिया। सवाल ये है कि आज का गया किसान क्या उसी नमक व्यवसाय के अनुचित व्यापार प्रथा और एकाधिकार व्यवस्था से पीड़ित नहीं, या फिर अगरिया समाज का अनंत काल से चला आ रहा डांडी मार्च हमारी आंखों से ओझल है। आप सीधा जाकर फैक्ट्री में क्यों नहीं बेचते? आप इनका इंतजार क्यों फैक्ट्री करते में हैं? जाने ही नहीं देते व्यापारी हमको। हमारी खेती है, हम डायरेक्ट सौदा नहीं कर सकते। और कोई सौदा बोल रहा है दलाल से बात कर लो, बाद में हम मान लेंगे। हम 8 महीने ये काम करते हैं तो ये बड़े लोग आकर हम लोगों से ये नमक छीन के ले जाते और खर्चे भी नहीं देते, पैसा भी नहीं देते। कहने को तो ये किसान है, बस मान्यता किसान की नहीं है। इनकी गणना खनिक में होती है और ये खनन उद्योग का हिस्सा माने जाते हैं। सरकार तो क्या कर सकते हैं, हमारा गरीब आदमी को सुने बात तो कोई नुकसान दे सकती है तो फिक्स कर देवे कितना ही भाव नमक का मिलेगा तो हमारा फायदा रहेगा। कोई बीच में कोई खा नहीं सकता ऐसा, तो हमको मालूम पड़ेगा कितना ही भाव है उसका। क्या भविष्य है इन अगरिया किसानों का? इनके आसपास पनपते यांत्रिक नमक उद्योग ने अपना स्थान दुनिया के कोने कोने में बना लिया है। इनका उत्तम दर्जे का नमक दुनिया भर में नाना प्रकार के उत्पादन का हिस्सा बन चुका है। क्या इन उद्योगपतियों से कदम मिला के चल पाएंगे ये अगरिया? क्या इनका अनुभव और इस नमक के व्यापार में बुलंदियों को छूते हुए उद्योगपतियों से साझेदारी संभव नहीं? Last 20 years we have been changing our techniques from labor oriented to mechanized. Almost 90% or 95% of the salt fields have converted from manual to mechanized or semi mechanized. The production process of manufacturing salt is same, but harvesting has been changed. We have about 15,000 acres of land and all our salt fields are all mechanized. So earlier, let's say 100 acre of land was requiring about 20 to 30 agarias. But now in the entire 15,000 acres of land, we hardly have any number of agarias. Not agarias, part-time laborers, technicians, pump operators, washery operators. Number of employment is same, but the life has become very easy. अभी अगरिया भी बहुत छोटी छोटी जो सॉल्ट वर्क्स है ना उसी में रहते हैं और वो भी बेचारे कुछ टाइम काम करते हैं, बाद में चले जाते हैं यहाँ से। कंटिन्यू उसको भी काम मिल नहीं रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां टोटल मैकेनाइज्ड सिस्टम से काम कर रही है अभी। The role of agarias is like now has become very limited. Earlier, the life of agarias was really very, very harsh. I'm talking about 15 years back, 20 years back. The life is still not very easy, but it is better than earlier. पापा घर पे रह के तो पैसा किधर से आएगा? पहले अगरियों का जीवन कठिन था, अब दायरा सीमित है और भविष्य अंधकार में। क्या इनका जीवन सरल है? जैसे उन लोग के बच्चे हैं, कुछ लोग आ सकते हैं ऐसे मशीनों में आ भी गए हैं, हेल्पर करते हैं, फिर ऑपरेटिंग करना सीख जाते हैं तो कर सकते हो। Earlier, the quality conscious was not there for agarias. They were only concerned to produce only edible salt. But if you have to manufacture an industrial grade salt, definitely you need to have more control on the brine. अगरिया तो अभी एक्चुअली देखे तो अगरिया का कोई रोल ही नहीं है सॉल्ट वर्क्स में हमारे हाल फिलहाल। जो छोटे छोटे सॉल्ट वर्क्स हैं उसी में है, तो बेटर यही रहेगा कि वो भी ज़रा टेक्निक वाइज इम्प्रूव होते रहे। अगरिया के पास नॉलेज है प्रोडक्शन का, खाली ऐसे ही पानी छोड़ने से सॉल्ट नहीं बनता है, उसके लिए भी बहुत चेक करना पड़ता है। पिछले दशक में भारत का नमक व्यवसाय काफी संगठित और मजबूत हो चला है। भोजन के अलावा भारत में उत्पादित नमक विभिन्न माल उत्पादनों में दुनिया भर में उपयोग किया जाने लगा है। पिछले दशक तक भारत का नमक उद्योग इतना पारंगत हो चुका था कि हमने नमक के निर्यात व्यवसाय में अपनी जगह विश्व भर में सर्वोच्च स्थान में पहुंचा दी थी। ऐसे में अगरिया समुदाय अभी भी रसोई की नमक और अपने लिए 2 वक्त की रोटी तक ही सीमित होके रह गया है। The government was providing salt land in the various areas in the Kutch, in the overall Gujarat, and that's how the production has increased. Salt is not only
used for edible purpose, but it is used in about more than 18,000 applications worldwide. Salt is main source of chemical NaCl, sodium chloride. Yeah, I mean salt is everywhere. अगरिया किसान अभी कच्छ के बाहर की दुनिया से परिचित भी नहीं हो पाए कि इनके क्षेत्र में उत्पादित नमक कहां से कहां पहुंच गया है और इन्हें भनक भी नहीं लगी। It is into space, spacecraft, it is into airlines, it is into railways, automobile, your cell phone, your television, it is everywhere. Without salt, nothing can be produced, for sure. Salt manufacturing is concerned in India is more than 25 to 30 million ton a year. And the salt export from India is roughly about 12 to 13 million ton a year. This is not a climate talk summit. We have had enough talk. This is not a climate negotiating summit because we don't negotiate with nature. This is a climate action summit. Young people are here providing solutions, insisting on accountability and demanding urgent action. They are right. My generation has failed in its responsibility to protect our planet. That must change. The climate emergency is a race we are losing, but it is a race we can win. The climate crisis is caused by us, and the solutions must come from us. प्रदूषण से प्रभावित जलवायु में बदलाव से जीवन पर और व्यवसाय पर गहरा असर पड़ा है। पिछले कुछ सालों में स्थिति चिंताजनक रही है, खासकर कृषि उद्योग और नमक उत्पादन नुकसान दे रहा है। जहां पिछले कुछ सालों में भारत नमक के निर्यात व्यवसाय में सर्वोच्च स्थान पे था, आज वही भारत की 2 वर्षों में स्थान में गिरावट आई है। कि साल्ट इंडस्ट्री की जहाँ तक बात करें तो 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो इवेपोरेशन विंडो जितना ज़्यादा लार्जर होगा प्रोडक्शन उतना ज़्यादा होगा। तो जब हम इवेपोरेशन की बात करते हैं, अगर बारिश हर 2-3 दिन में होती है तो ऐसे में डिस्टरबेंस ये होता है कि जो वहाँ पे वाटर पार्क्स हैं जिसमें साल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उनमें आपका एक तरफ साल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो वापस से उसी में इवेपोरेशन रेट घट जाने की वजह से बारिश के कारण वो फिर से उसी कंडीशन में लौट आता है। Salt has to be produced in dry weather, like dry in the sense less rainfall. 700 रुपया भाव होगा टन पे 1000 किलो का। अगर हमारा माल पड़ा रहता है, ये साल हमारा पूरा माल 3000 ऐसा ही चला गया, हमारा बिक्री नहीं किया, घाटा बहुत हो गया, 10-15 लाख का घाटा हो गया हमारा। Earlier we used to have hardly 5 to 10 inches of rain a year, but now this is just this year particular. This is just start of the monsoon, and we have already received 3 times the rainfall. इसके कारण जो विंडो मिलता है कि आप लगातार 10 से 15 दिन का अगर एक ड्राई पीरियड मिल जाता है, तो जो प्रोडक्शन का एक स्ट्रीमलाइन प्लस जो उसका ट्रांसपोर्टेशन है टू द कंजम्पशन प्लेसेस एंड अदर इंडस्ट्रियल प्लेसेस, वो विंडो हमें ओपन उतना नहीं मिल पाएगा। पृथ्वी के पर्यावरण में बदलाव के कई कारण हैं और ये सब इंसान की नासमझी का नतीजा है। सब कारणों में एक मूल योगदान प्रदूषण का है, जो कृत्रिम ऊर्जा से हम तक पहुंचता है, जिसने जलवायु की समानता को इस कदर बिगाड़ दिया है कि हमारे जीवन और उत्पादन दोनों में ही संकट उत्पन्न होने लगे हैं। नमक में समझ लो बाजू में कोई फैक्ट्री होगी और धुआं उड़ेगा तो नमक काला हो जाएगा। वो नमक में क्वालिटी खराब होती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाला जलवायु परिवर्तन व्यापक है, जिससे हमें और हमारे आने वाली पीढ़ियों को संभावित जोखिम के प्रति बहुत चिंतित होना चाहिए। हमें सावधानी पूर्वक उस हानि की मरम्मत करनी चाहिए जो पहले की गई है। अगर हम मानव जाति की नश्वरता को रोकना चाहते हैं और इस खतरे को पूरी तरह समाप्त करना चाहते हैं, तो हमें जलवायु प्रदूषण को धीमा करना होगा। हालांकि रासायनिक से हरित ऊर्जा में बदलना
एक अच्छा पहला कदम हो सकता है। हरित ऊर्जा निश्चित रूप से प्रक्रिया को धीमा करेगी, हालांकि ये प्रदूषण को पूरी तरह से हटा नहीं सकती है, लेकिन यह उस उद्देश्य की तरफ एक पहला कदम है। ये भरपूर मात्रा में और सस्ती मूल्य में दुनिया भर में उपलब्ध है। पहले डीजल से होता था, अभी बिजली से काम होता है। सोलार ऐसे तो बहुत महंगा है, लेकिन सरकार ने 10 एकड़ के कारखाने के पीछे उसने राहत कर दिया। जो 3.5 लाख में पड़ता था वो 70,000 में मोदी सरकार ने दिया। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट सोल्यूशन, हमें पहले तो सारे इंडस्ट्रीज को एक जो मैं कहना चाहूँगा ग्रीन सॉल्यूशंस हैं, जिससे हम रिसोर्सेज का जो एक्सप्लॉयटेशन है ये एक्टिविटीज थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा, सो दैट हम क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को कम कर सकें। सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। In general, any activity that requires energy must come from a renewable energy sources, and solar energy has been proven as a cost-effective technology, and more people are using it in all sectors, and therefore the salt industry should also use more and more solar energy for all its operations. Good thing about solar energy is that it's available everywhere. The solar energy technology is one thing that can be integrated anytime, anywhere, especially near the equatorial belt and all those countries, which covers more or less the entire world. As the time will pass, the operations based on the diesel, petrol will become more and more expensive. The supply chain will become more and more difficult, and that's why the beauty of solar energy is that it will be available wherever the farmers are, and therefore it is much more easier to integrate, and also will have less difficulty in terms of the operation, installation, maintenance, because as the climate change is worsening, the other operations are going to be more and more complicated. The geopolitical issues will come in picture, the temperature rise will come in picture. But if you are locally independent, then your operations are going to be much more simpler and much more cost effective. Well, the message is very simple, that not only we as a human on the planet survive because of solar energy, but every living creature on the planet exists because of the solar energy. And because we are eating food, because we are drinking water, because we are breathing air, we are all using solar energy. So sooner or later, everybody has to switch to solar energy, 100%, not even 99%. So even salt farmers have to switch to solar energy, 100%, for not only their daily applications of energy needs, but also the energy needs of farming. We need to link climate change to a new model of development, a fair globalization with less suffering, more justice and harmony between people and planet. Is it common sense to give trillions in hard-earned taxpayers' money to the fossil fuel industry to boost hurricanes, spread tropical diseases and heighten conflict? Is it common sense to build ever more coal plants that are choking our future? Is it common sense to reward pollution that kills millions with dirty air and makes it dangerous for people in cities around the world to sometimes even venture out of their homes? It is time to shift taxes from salaries to carbon and to tax pollution, not people.